एसडीएम साहब एक पर्सनल गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक पुलिस चौकी आती है और वहां पर कुछ पुलिस वाले एसडीएम साहब की उस पर्सनल गाड़ी को रुकवा लेते हैं और ड्राइवर से कागज़ मांगने लगते हैं। अब ड्राइवर अपने कागज़ दिखा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह के रूल बताकर वह उस ड्राइवर से पैसा ठगना चाहते थे। इसके बाद जो एसडीएम साहब होते हैं वह बीच में बोलने लगते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, यह गलत बात है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले वहां पर होते हैं वह इस बात को सुनकर थोड़े से गर्म हो जाते हैं और एसडीएम साहब को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम तुम्हें थाने ले जाएंगे और फिर तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। इस बात को सुनकर एसडीएम साहब को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो वह भी गुस्से में कह देते हैं कि चलो ठीक है, हम थाने ही चलते हैं और देखते हैं तुम हमारा क्या करोगे। आखिर कौन थे वह एसडीएम साहब जो पर्सनल गाड़ी से इस तरह से जा रहे थे और क्या होता है एसडीएम साहब के साथ है। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक ऑटो ड्राइवर रहा करता था जिसका नाम सुरेंद्र ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। सुरेंद्र का एक बेटा था जिसका नाम था अभिषेक अभी स्कूल में पढ़ रहा था और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, क्योंकि वह अपने पिता को जब भी देखा करता था तो मन ही मन सोचा करता था कि मैं इतनी पढ़ाई करूँगा कि जो मेरा पिता ऑटो चलाना बंद कर दे। इसी तरह से अभिषेक पढ़ता लिखता रहता था और पिता ऑटो चलाकर उसको पढ़ाता था। धीरे धीरे उस लड़के अभिषेक की ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे अभिषेक की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी करता है और अपने घर से ही एग्ज़ाम देने का मन बना लेता है। उसके बाद अभिषेक पूरी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम में बैठ जाता है। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके हौसले एकदम से टूट जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर वह फेल हो जाता है और उसने इस टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी यह पता था कि बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और यह तो इस टेस्ट को कर ही देगा, क्योंकि अभिषेक अपने घर के अंदर लगभग 13 घंटे तक पढ़ाई किया करता था और उसके बावजूद भी उस टेस्ट में रह जाता है। इसके बाद अभिषेक को अपने दोस्तों से पता चलता है कि इसकी अगर कोचिंग लेते हैं तो यह टेस्ट आसानी से पास हो जाता। अब अभिषेक के दिमाग में यह बात आती है, लेकिन उस बात को अपने माता पिता से कहने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसके पिता ऑटो चलाया करते थे तो वह ऑटो चला कर कब तक उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। तो इसी वजह से वह इस बात को नहीं कह पाता था और घर के अंदर वह गुमसुम रहने लगता है। अब उसके पिता जब बेटे को गुमसुम देखते हैं तो उसके पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम इस तरह से क्यों रहते हो, कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा में मेहनत करो और मुझे पता है इस बार तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर से हो जाएगा। इसके बाद अभिषेक हिम्मत जताता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी यह तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा। अब इस बात को सुनकर अभिषेक के पिता कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम दिल्ली चले जाओ, दिक्कत कहाँ है। तो वह कहता है कि पिताजी दिक्कत है केवल इतनी सी है कि वहाँ पर पढ़ाई करने में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आएगा और मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बना रहूँगा। इसी वजह से मैं यह बात आपसे नहीं कह पा रहा था और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूँ और आप मेरी पढ़ाई में पैसा लगाते रहें। उसके बाद उसका पिताजी उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटा मुझे लगता है शायद तू बड़ा हो गया है, लेकिन यह बात समझ लेना, माता पिता के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। चाहे वह कितना ही बड़ा हो जाए, तू हमारी अमूल्य अमानत है। अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बन गया या तेरी अच्छी सी नौकरी लग गई तो इसमें हमें ही फ़ायदा होगा, हमारा भी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। तो तू ऐसा कर, दिल्ली जा और अपनी पढ़ाई लिखाई को चालू करे, पैसों की चिंता मत कर, सारे पैसे मैं तुझे भेज दूंगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अभिषेक वहाँ से दिल्ली चला जाता है।
यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए और वहीं पर रहकर कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वहाँ पर अभिषेक को कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों के दौरान उसने बहुत सारी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था, प्री भी हो गया था, मेन भी हो गया था और इंटरव्यू अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। अब वह एक आई ऑफिसर बन चुका है। इसके बाद वह अपने पिता के पास फ़ोन करता है और इस खुशी को अपने पिता को बताता है। जैसे उसका पिता सुनता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वह वहाँ के मोहल्ले में चारों तरफ मिठाइयाँ बांटने लगता है। इसके बाद अभिषेक अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक ज़िला के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसने अपने पिता का ऑटो चलाना इस समय बंद कर दिया था जब वह ट्रेनिंग पर गया था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान कुछ वेतन मिलता है तो उस वेतन को अपने घर भेज दिया और उसके परिवार वाले आराम से घर के अंदर रहा करते और कोई भी कैसी भी दिक्कत उनको नहीं थी। अभिषेक अपने काम को करता है और काम के दौरान अक्सर उसका ट्रांसफ़र फिर से हो जाता है। तो इसी तरह से एक बार फिर से उसका ट्रांसफ़र हो गया और एक नए ज़िला में उसकी ज्वाइनिंग मिल गई थी। वहाँ पर उसे सरकारी आवास मिला था और वहीं पर रहकर उसे काम करना था। लेकिन अभिषेक बेईमानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया करता था और इसी तरह से यहाँ पर भी करने लगता है। आप जैसे उसकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी तो एक दिन सुबह सुबह वह पुलिस वालों की मीटिंग लेता है और मीटिंग के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है। एसडीएम साहब के घर से वह जगह लगभग 4 किलोमीटर दूर थी और सुबह सुबह साधारण से कपड़ों में एसडीएम साहब वहाँ से अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कह दिया था कि तुम वापस चले जाओ और जब मुझे आना होगा मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूंगा। उसके बाद एसडीएम साहब वहाँ की मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेने के बाद वहाँ से पैदल पैदल चलने लगते हैं। वह मन में सोच रहे थे कि ड्राइवर को क्या बुलाना, ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर ही है और इतना सफ़र तो मैं आसानी से तय कर लूँगा, क्योंकि एसडीएम साहब जब अपने गांव में रहा करते थे वह ढेर सारी दूरी ऐसे ही तय कर लिया करते थे और वह दूरी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो इसी वजह से एसडीएम साहब सोच रहे थे कि वह पैदल पैदल ही अपने आवास तक पहुंच जाएंगे और ड्राइवर को अपने पास नहीं बुलाएंगे। उनके दिमाग में कॉलेज के वह दिन याद आ रहे थे जब उसके पिता उसे पढ़ाया करते थे और वह पैदल पैदल ही कॉलेज जाया करते थे और कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। इसी फीलिंग को लेते लेते जा रहे थे। वहाँ से अपने आवास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर का सफ़र तय होता है तो उनके शरीर में थकान होने लगती है और वह सोचते हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है। तो इसी वजह से वह वहीं रोड के किनारे खड़े होकर अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने ड्राइवर को फ़ोन ही करने वाले थे। इतनी ही देर में वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर खिड़की खोलकर कहता है कि साहब आपको कहाँ जाना है। अब इस बात को सुनकर जो एसडीएम साहब थोड़े से असमंजस में हैं, वह सोच रहे हैं कि यह टैक्सी नंबर गाड़ी तो नहीं है और यह अपने आप आकर मुझे लिफ्ट देने के लिए क्यों पूछ रहा है। उसके बाद वह कहते हैं कि भाई थोड़े आगे जाना है, क्या तुम हमें छोड़ दोगे। वह कहता है कि हाँ साहब बैठिए, मैं आपको बेशक से छोड़ दूंगा। एसडीएम साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठते ही जो ड्राइवर होता है वह कहता है कि साहब वहाँ तक जाने के लिए 100 रुपये लगेंगे और 100 रुपये आपको देने होंगे। इसके बाद एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ वह बात तो ठीक है, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो ड्राइवर कहता है कि साहब पूछिए क्या बात है। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि यह बताओ तुम्हारी यह पर्सनल गाड़ी है और तुम इसे सवारी का काम करते हो, यह अच्छी बात है। तो वह कहता है कि नहीं साहब यह मेरी गाड़ी नहीं है, मैं एक मालिक की गाड़ी चलाया करता हूँ और जब मैं वहाँ से वापस लौटा करता हूँ तो कुछ सवारियाँ बैठा लिया करता हूँ, कम से कम चाय पानी का खर्चा निकल आता है। तो इस बात को सुनकर एसडीएम साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मेहनत करके अपनी चाय पानी का खर्चा निकाल रहे हो, ना कि गाड़ी का तेल बेच दिया। इसके बाद ड्राइवर हंसने लगता है और कहता है कि साहब यह चीज़ हमने नहीं सीखी है, हमें तो
केवल इतना पता है कि जो हमारी मेहनत का है वह हमारे पास कहीं से भी आ जाएगा, और जो बेईमानी का हमारे पास किसी का आ गया है तो वह किसी न किसी काम से हमारा ऐसा लग जाएगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद एसडीएम साहब उसकी इस बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस चौकी आती है और पुलिस चौकी को देखकर उस ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ड्राइवर के चेहरे पर शंका का भाव देखकर जो एसडीएम साहब कहते हैं कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि साहब यह पुलिस वाले अब यह मुझे रोकेंगे और रोकने के बाद मुझे पैसा मांगेंगे और मेरे पास कागज़ भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी यह तरह तरह के रूल बता देते हैं। सभी नियमों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और उसके बाद यह कुछ पैसा मांगेंगे वरना मेरा चालान करने की धमकी देंगे। तो ड्राइवर यह कहता है कि फिर गाड़ी को पुलिस वाले रुकवा लेते हैं। अब यह कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही मानेंगे। इसके बाद गाड़ी रुकती है वहाँ पर तो एक कांस्टेबल आता है और आने के बाद ड्राइवर से कागज़ पूछने लगता है। ड्राइवर उनको पूरे कागज़ दिखा देता है और कागज़ दिखाने के बाद भी वह जो कांस्टेबल होता है इस तरह से कुछ रूल बताता है जैसा कि ड्राइवर ने अभी एसडीएम साहब से कहा था, और कहता है कि तुम्हारा 3000 का चालान होगा और तुम्हें चालान भुगतना पड़ेगा। अभी ड्राइवर कांस्टेबल साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब जाने दो, मेरी गाड़ी नहीं है, मालिक की गाड़ी है, मालिक गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चलेगा तो। लेकिन तभी कांस्टेबल कहता है कि मालिक से बात कराओ, अगर मालिक की गाड़ी है या फिर तुम्हारे पास पैसे हो तो कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद ड्राइवर कहता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप भले ही मालिक से बात कर लो। इसके बाद ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन तभी जो एसडीएम साहब होते हैं वह ड्राइवर का फ़ोन निकालने से मना करते हैं और कांस्टेबल से खुद बातें करने लगते हैं। वह गाड़ी से उतरते हैं और कांस्टेबल के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि देखो, पहले तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम किसी गाड़ी को रोकते हो तो तुम्हारे पास ट्रैफिक पुलिस ज़रूर से होनी चाहिए, और तुम कांस्टेबल होकर तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है। अब यह बात जैसे ही वह कांस्टेबल सुनता है तो उसे एकदम से एसडीएम साहब पर गुस्सा आने लगता है। वह बड़े ही रुतबे से कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ कानून ज़्यादा ही आता है और तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसडीएम साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कानून तो मुझे इतना आता है कि अगर मैं तुम्हें कानून सिखाया तो तुम लोगों को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। इस बात को सुनकर कांस्टेबल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें थाने ले चलने की धमकी देने लगता है। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि चलो थाने में तुम भला हमारा क्या कर लोगे, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम हमसे इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। इसके बाद वह कांस्टेबल गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठने के बाद एसडीएम साहब और उस ड्राइवर को वहां पर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ड्राइवर कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी एसडीएम साहब उसको रोकते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका जितना भी फ़ाइन बनेगा उस फाइन को मैं दे दूंगा और आपको इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कांस्टेबल साहब उन्हें थाने ले आते हैं और थाने के बाहर पड़ी हुई एक बेंच पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में बड़े साहब आने वाले हैं और वह तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाएंगे कि किस तरह का कानून होता है और किस तरह से कानून का पालन किया जाता है। ऐसा कहकर कांस्टेबल साहब थाने के अंदर चले गए थे और बाहर बेंच पर एसडीएम साहब और वह ड्राइवर बैठे हुए थे। अब ड्राइवर कहने लगते हैं कि साहब आप क्यों पलड़े में पड़ रहे हो, मैं उनको थोड़े पैसे दे देता हूं और उसके बाद यह हमें जाने देंगे। लेकिन तभी एसडीएम साहब अपनी असलियत उस ड्राइवर को बता देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, आपको कैसी भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा मैं भी तो देखूँ यहाँ पर पुलिस वाले किस तरह से काम करते हैं। अब इस बात को देखकर जो ड्राइवर है वह बड़ा ही हैरान हो जाता है कि एक एसडीएम साहब इस तरह से कैसे घूमते हुए मिल गए। थोड़ी देर बाद अंदर से दरोगा साहब आते हैं और दरोगा साहब आने के बाद एसडीएम साहब पर डांट फटकार लगाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बड़ा कानून आता है तो मैं जेल के अंदर बंद करूंगा, अब तुम्हें कानून के बारे में पता चलेगा। इसके बाद एसडीएम साहब अभी मुस्कुरा रहे थे और खड़े होकर उस दरोगा से कहने लगते हैं कि देखिए सर, अगर मैंने अपना कानून आपको दिखा दिया तो शायद आप सभी लोग मुझसे माफ़ी मांगने लगोगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगोगे। इसके बाद वह कहने लगते हैं कि कौन हो तुम, कहीं का कोई कलेक्टर है क्या जो हम तेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि कलेक्टर के सामने ही गिड़गिड़ाओगे क्या,
मैं आम नागरिक हूँ और आम नागरिक के ढेर सारे अधिकार होते हैं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है और यह सब कुछ कानून के खिलाफ है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वह एसडीएम साहब से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी एसडीएम साहब कहते हैं कि 1 मिनट रुको और 1 मिनट में तुम्हारी सारी दादागिरी बाहर निकल आएगी। इसके बाद एसडीएम साहब फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाने के बाद एसपी साहब को फ़ोन मिला देते हैं। फ़ोन मिलाने के बाद कहते हैं कि आपके इस थाने पर मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर आपके दरोगा ने, जिसका नाम अजय सिंह है, उसने मुझे रोक रखा है। इस बात को सुनकर एसपी साहब फ़ौरन से सीधा थाने पर पहुँच जाते हैं। जैसे एसपी साहब को वहां आता हुआ देखते हैं तो सभी पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब आने के बाद उन पुलिस वालों को बताते हैं कि जिन्हें तुम्हें रोक के रखा है यह और कोई नहीं, यहाँ के एसडीएम हैं और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद जो थाने के जितने भी पुलिस वाले थे वह सभी उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ के कलेक्टर हैं। लेकिन एसडीएम साहब उन पर ज़रा भी रहम नहीं दिखाते हैं। वह साफ साफ उनसे बोल देते हैं कि बुराई को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और तुम लोगों को इसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। इसके बाद एसडीएम साहब उन पर उचित कार्रवाई करते हैं और वहाँ से उसे पर्सनल नंबर गाड़ी वाले को भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी चालान नहीं होगा और फ्यूचर में कभी भी तुमसे कैसी भी दिक्कत हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो और तुम्हें कैसी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद वह टैक्सी ड्राइवर इन सभी बातों को देखकर बड़ा ही हैरान था और हैरानी की हालत में वह वहाँ से चला जाता है। एसडीएम साहब अपनी गाड़ी को बुलाते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने सरकारी आवास पर पहुँच जाते हैं। घर जाने के बाद श्याम को उनके पिता का फ़ोन आता है और वह अपने पिता को आज का पूरी बातें बताता है। तो उनके पिता कहता है कि बेटा इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम करो ताकि हमें तुम पर गर्व हो और कहीं भी हम यह बात कर सकें कि हमारा बेटा किसी भी तरह से गलत कामों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। एक ऑटो चलाने वाले का लड़का एसडीएम साहब बना और एसडीएम साहब बनने के बाद उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों एसडीएम साहब के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।